हेलो गाइज, हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपनी आवाज़ जरिए चेक कर लीजिए, आप सबको प्रॉपरली आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेके आ रहे हैं उपसय संयोजक यौगिकों से संबंधित शब्दावली। स्टूडेंट्स, ये बोर्ड पैटर्न और नीट के पैटर्न पर आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम कुछ ऐसे टॉपिकों की चर्चा कर रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला टॉपिक का नाम हमने आपको बताया था द्विकुलमन और दूसरा टॉपिक का नाम बताया था हमने संकुल यौगिक। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे शुरुआत करते हैं उपसय संयोजक यौगिक की परिभाषा से। उपसय संयोजक यौगिक की परिभाषा से यहां से हम शुरुआत करते हैं बच्चों। उपसय संयोजक यौगिक, जिसे हम कल क्या कह रहे थे कि ये संकुल यौगिक होते हैं, और इस संकुल यौगिकों में आप देखिए इस वर्ग कोष्ठक या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक धातु परमाणु होता है जो किसी ऋणायनिक या उदासीन समूह से एक से ज्यादा नंबर में जुड़ा होता है, तो हम इन्हें उपसय संयोजक यौगिक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए लिखिए स्टूडेंट्स, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु किसी उदासीन या ऋणावेशित स्पीशीज से उपसय संयोजक बंध द्वारा बंधित होते हैं, तो इन्हें उपसय संयोजक यौगिक कहते हैं। उपसय संयोजक यौगिक कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने डेफिनेशन लिखी, बहुत अच्छा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक अच्छा सा टॉपिक लेके आ रहे हैं, और वो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, जिसका नाम है उपसय संयोजक यौगिक से संबंधित शब्दावली। सभी स्टूडेंट्स टॉपिक डाल लीजिएगा, उपसय संयोजक यौगिक से संबंधित शब्दावली। स्टूडेंट्स, उपसय संयोजक यौगिक से शब्दावली को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एग्जाम्पल है K4FeCN का होल 6। स्टूडेंट्स, अगर हम इस उपसय संयोजक यौगिक को देखते हैं तो इसमें सबसे बाहर K4 लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, ये जो K4 होता है ये एक धनायन है, और ये धनायन आयनिक परिसर का काम करेगा। और जो बच्चों ये बड़े कोष्ठक में ये जो लिखा हुआ है इसको हम समन्वयी परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्वयी परिसर। तो स्टूडेंट्स, दिस वन आयनिक परिसर, आयनिक परिसर, परिसर एक क्षेत्र होता है, एक फील्ड होता है। स्टूडेंट्स, इसको हम प्रति आयन के नाम से भी जानेंगे, काउंटर आयन, प्रति आयन। ओके स्टूडेंट्स, एंड स्क्वायर ब्रैकेट को, ये जो बड़ा कोष्ठक है इसको हम किस नाम से जानेंगे स्टूडेंट्स? समन्वयी परिसर। समन्वयी परिसर विद्यार्थियों, इसको हायर क्लासेज में या अभी भी बोल सकते हैं आप, तो उपसय संयोजन सत्ता के नाम से या एंटिटी के नाम से जानेंगे। उपसय संयोजन सत्ता या एंटिटी के नाम से स्टूडेंट्स जानेंगे। ओके बच्चों, स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो धातु लिखी होती है उसको हम केंद्रीय धातु परमाणु के नाम से जानेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु के नाम से जानेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु के नाम से जानेंगे स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स ये जो छोटे कोष्टक में ये ऋणायनिक या उदासीन समूह लिखा हुआ है, ये लिगेंड के नाम से जाना जाएगा, जो कि बहुत प्यारा शब्द है स्टूडेंट्स। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, तब जाकर हम आगे आईयूपीसी समझ पाएंगे, समावेता समझ पाएंगे और उनसे रिलेटेड सिद्धांत समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये छोटे कोष्टक के बाहर ये इसकी संख्या लिखी हुई है, ये संख्या इस समूह द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बनने वाले उपसह संयोजक बंधों की संख्या होती है। तो बच्चों इसको हम उपसह संयोजन संख्या या समन्वयी संख्या के नाम से जानेंगे। उपसह संयोजन संख्या या समन्वयी संख्या के नाम से इसको स्टूडेंट्स जाना जाएगा, समन्वयी संख्या। ओके विद्यार्थियों, इसके बाद में विद्यार्थियों हम आपसे बात करेंगे कि ये जो धातु परमाणु है, इस धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक जो होगा रोमन संख्या में हम व्यक्त करेंगे। तो उस धातु पर उपस्थित आवेश को हम ऑक्सीकरण संख्या के नाम से जानेंगे, लेकिन वो बात हम थोड़ी सेपरेट करेंगे। पहले सबसे पहले आप एक काम करिए, ये टॉपिक डालिए और ये जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है सेम बिल्कुल एज इट आप इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। बिल्कुल ऐसे कैसे नोट करिएगा सभी बच्चे। हेलो गाइस, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं आपसे कि हम इस उपसह संयोजक यौगिक में कौन कौन से ऐसे शब्दों के बारे में परिचर्चा आपसे करने वाले हैं। स्टूडेंट मैं इसको रब कर रहा हूँ और आप ऐसी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए करें। इससे बेस्ट होता है कि आप पीछे नहीं रहेंगे, आप साथ के साथ इनको लिखते रहेंगे। नोट्स साथ के साथ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर टॉपिक के लेसन्स, हर टॉपिक के नोट्स आप लिखते रहें। आपको 1 बाय 1 टॉपिक हम बोर्ड पैटर्न के हिसाब से बता रहे हैं। एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, आप कंटिन्यू हमारी क्लास से अटेंड करिए। तो स्टूडेंट्स हम आपसे बात करना चाह रहे हैं हम उपसह संयोजक यौगिक से संबंधित शब्दावली की। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं, पहले टॉपिक की बात करते हैं हम। हमारा पहला टॉपिक होगा बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। केंद्रीय धातु परमाणु ऑब्लिक आयन, हम दोनों इसको कॉल कर सकते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। ओके बच्चों, तो पहला टॉपिक ये होगा हमारा। दूसरा टॉपिक है ब्रांडेड टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट, जिसका नाम है लिगेंड। सबसे ज्यादा वक्त इसी में ही लगेगा स्टूडेंट्स, लिगेंड, क्योंकि इसका हम वर्गीकरण करेंगे, जबरदस्त वर्गीकरण करेंगे और इसकी भूमिका को हम समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स थर्ड टॉपिक की हम बात करते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारे पास जो जिस नाम से जाना जाएगा वह है उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या, जिसको हम समन्वयी संख्या भी कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या। चौथा टॉपिक स्टूडेंट्स हम लेके आ रहे हैं आपके लिए और उसका भी नाम है ऑक्सीकरण संख्या। जो भी धातु परमाणु है उस पर कितना आवेश आया है, इलेक्ट्रॉन युग्म, लिगेंड को उनके इलेक्ट्रॉन युग्म से हटा लेंगे। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेश आएगा उसकी गणना हम ऑक्सीकरण संख्या के रूप में करेंगे। तो चौथा पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा होगा ऑक्सीकरण संख्या। चलिए बच्चों पांचवें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा होगा समन्वयी परिसर। समन्वयी
परिसर व आयनिक परिसर, दोनों को हम एक साथ पढ़ लेंगे। समन्वय परिसर तथा आयनिक परिसर दोनों अलग अलग होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हम पढ़ एक साथ लेंगे। समन्वय परिसर तथा आयनिक परिसर। स्टूडेंट्स हमारा इसमें छठा टॉपिक होगा, उसका नाम है होमोलैप्टिक व हेटेरोलैप्टिक संकुल। ये स्टूडेंट्स हमारा 6 नंबर का टॉपिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि संकुल के अंदर, वर्ग कोष्ठक के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़ते हैं तो वो होमोलैप्टिक संकुल कहलाता है। लेकिन यदि आप केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड भिन्न भिन्न लेते हैं तो आप उसको हेटेरोलैप्टिक संकुल के नाम से जानेंगे। स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं हमारे 7वें टॉपिक की, जो हम इसमें चर्चा में लेके आएंगे, शब्दावली में होगी हमारे, उसका नाम है समन्वयी बहुफलक। समन्वयी बहुफलक से तात्पर्य होता है संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जुड़ किन किन ज्यामितियों में व्यवस्थित होते हैं उनको हम समन्वयी बहुफलक के नाम से जानते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स these are 7 terms, 7 vocabulary we studied in this topic students। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आप इन 7 टॉपिक को ऐसे कैसे आप नोट करिए 1 by 1, जिससे हम अपने आगे प्रोसेस बढ़ा सके। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स, आप नोट कर लिया होगा या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और अब हम फर्स्ट टॉपिक से परिचर्चा आपसे करने वाले हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। स्टूडेंट्स केंद्रीय धातु परमाणु या आयन एक रिक्त कक्षक युक्त कोई धातु होती है जो किसी ऋणावेशित या उदासीन स्पीसीज के साथ उपसय संयोजक बंध द्वारा जुड़ी होती है। आप उसको क्या कहेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस ये एक संकुल धनायन है। ये क्या है? एक संकुल धनायन है बच्चों। इस संकुल धनायन में जो Ag प्लस है ये केंद्रीय धातु परमाणु है। इसके पास स्टूडेंट्स रिक्त कक्षक है। इन रिक्त कक्षकों में ये NH3 समूह है जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त स्पीसीज है जो यहाँ पर अपना लोन पेयर इन रिक्त कक्षकों में दान कर देगी, इन रिक्त कक्षकों में दान कर देगी। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला जो धातु आयन है वो किस नाम से जाना जाता है बच्चों? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन अबाउट इट। वह धातु परमाणु या आयन जो किसी उदासीन या ऋणावेशित समूह से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके
उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए स्टूडेंट्स, केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षक होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है, अतः यह लुईस अम्ल के समान व्यवहार करता है, अतः यह लुईस अम्ल के समान व्यवहार दर्शाता है। ओके स्टूडेंट्स, आप इस एग्जाम्पल को नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल इसमें भी कर सकते हैं, लिगेंड में भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशंस एक साथ आ रही है स्टूडेंट्स। ये आगे जाकर लिगेंड के नाम से जाना जाएगा और ये किस नाम से जाना जा रहा है बच्चों? केंद्रीय धातु आयन के नाम से जाना जा रहा है अभी, केंद्रीय धातु आयन। स्टूडेंट्स इस तरफ भी लिगेंड है। स्टूडेंट्स जो लिगेंड होता है वो लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है, लुईस क्षार के समान व्यवहार दर्शाता है, और केंद्रीय धातु आयन या परमाणु लुईस अम्ल के समान व्यवहार दर्शाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके गाइस, आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब हम हमारा सेकंड टॉपिक ले रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है लिगेंड। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन सेकंड टॉपिक लिगेंड। स्टूडेंट्स मैंने इस एग्जाम्पल में आपको बताया कि ये लिगेंड है। ये कोई उदासीन स्पीसीज हो सकती है, कोई ऋणावेशित स्पीसीज हो सकती है, लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। तो वह इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त ऋणावेशित या उदासीन स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजक बंध, ये कौन सा बंध है स्टूडेंट? उपसहसंयोजक बंध, जिसकी दिशा कहां से कहां तक होती है? दाता से ग्राही की ओर होती है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है बच्चों, इसलिए लिगेंड किसके समान व्यवहार करता है? लुईस क्षार के समान व्यवहार दर्शाता है। ओके इंटरेस्टेड? चलिए बच्चों लिगेंड की परिभाषा लिखिए। इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन या ऋणावेशित स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी होती है, लिगेंड कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होने के कारण, लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होने के कारण यह लुईस क्षार के समान व्यवहार दर्शाता है, लुईस क्षार के समान व्यवहार दर्शाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बहुत अच्छी बात, आपने समझा, लिगेंड के बारे में समझा, लिगेंड की डेफिनेशन के बारे में समझा। अब स्टूडेंट्स हम लिगेंड की बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आपसे। लिगेंड हमारे कोर्स में बहुत डिटेल में है, तो हम इसको समझेंगे कि ये लिगेंड
हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, तो यदि इसमें दाता परमाणु कितने हैं और वह कितने उपसह संयोजक बंध बनाएगा, उस आधार पर बच्चों हम लिगेंड का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लिगेंड का वर्गीकरण करेंगे, लिगेंड का वर्गीकरण। स्टूडेंट्स, लिगेंड का जो वर्गीकरण होगा ये एक किस आधार पर होगा? लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणु के आधार पर होगा। यदि एक दाता परमाणु एक उपसह संयोजक बंध बना रहा है तो हम उसको एक दंतुक लिगेंड कहेंगे। लिगेंड का वर्गीकरण तो किसके आधार पर है? दाता परमाणु द्वारा, दाता परमाणु द्वारा उपसह संयोजक उपसह संयोजक बंध बनाने के आधार पर। पहले वर्गीकरण का ये टाइप होता है, दाता परमाणु द्वारा उपसह संयोजक बंध बनाने के आधार पर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए गाइस देखिए, पहला टॉपिक इसका है एक दंतुक परमाणु। एक दंतुक परमाणु की जगह नहीं, लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड यानी कि वे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु पाया जाता है जो एक उपसह संयोजक बंध बनाता हो। आप उसको डायरेक्ट एक दाता परमाणु के नाम से भी बोल सकते हैं, इसलिए आपने क्या रखा नाम? एक दंतुक लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड। अब स्टूडेंट्स, ये एक दंतुक लिगेंड धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन तीनों हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने ये परिचर्चा कर रहा हूं कि कौन कौन से एक दंतुक लिगेंड है जो ऋणावेशित, धनावेशित, उदासीन सब मिल रहे हैं, तो हम उनके नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आप टॉपिक डाल लीजिए लिगेंड का वर्गीकरण, और उसमें एक टॉपिक लिख लो, दाता परमाणु द्वारा उपसह संयोजक, दाता परमाणु द्वारा उपसह संयोजक बंध बनने के आधार पर। ये आपने टॉपिक बना लिया और इसमें लिखो ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट नंबर 1 लिख लीजिए आप इसमें, एक दंतुक लिगेंड। स्टूडेंट्स, अभी इसमें एक दाता परमाणु मिल रहा है तो एक दंतुक बोल देंगे, दो दाता परमाणु मिलेंगे तो द्विदंतुक बोल देंगे, तीन दाता परमाणु मिलेंगे त्रिदंतुक बोल देंगे, चार दाता परमाणु मिलेंगे चतुर्दंतुक बोल देंगे, पांच दाता परमाणु मिल रहे पंचदंतुक बोल देंगे, छह दाता परमाणु मिल रहे षटदंतुक बोल देंगे। तो स्टूडेंट्स, हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे आज कि कितने दाता परमाणु पाए जाते हैं और लिगेंड को हम फिर किस नाम से जानेंगे। तो पहला टॉपिक आप डाल लीजिए एक दंतुक लिगेंड, और इसमें लिखिए वे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु मिलता है तथा एक ही उपसह संयोजक बंध बनता हो, एक ही उपसह संयोजक बंध बनता हो, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कि वो एक दंतुक लिगेंड कौन कौन से हैं। चलिए चर्चा कर लेते हैं एक दंतुक लिगेंडों की। हम तो बच्चों बहुत डिटेल में हम परिचर्चा करने वाले हैं, उनके नाम याद करेंगे हम इन सब को रब कर देते हैं बच्चों, देखिएगा एक एक करके समझिएगा स्टूडेंट्स। हम पहले यहाँ लिगेंड का हम सूत्र लिखेंगे, फिर हम उसका नाम लिखेंगे, फिर हम उसका दाता परमाणु लिखेंगे।
उसमें दाता परमाणु कौन सा होता है, हम ये चर्चा आपसे करने वाले हैं। सूत्र है, नाम है, दाता परमाणु है, प्रकृति तो आप वैसे ही पता लगा लेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल से सिंपल सूत्र की, H2O की। स्टूडेंट H2 को आप जल कहते हैं, लेकिन उपसय संयोजक यौगिकों में ये जल नहीं रहेगा, जल की जगह पे बन गया एक्वा। क्या नाम होगा? एक्वा। स्टूडेंट इसका दाता परमाणु ऑक्सीजन होगा और इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, इसलिए ये उदासीन प्रकृति का होगा। दूसरा बच्चों आप सब जानते हैं अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो जिस पर लोन पेयर वही दाता परमाणु का काम करता है। जैसे जल में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते थे, इसलिए दाता परमाणु का काम कर रहा है। अब इसको आप अमोनिया जानते हैं, लेकिन उपसय संयोजक यौगिकों में बच्चों इसको हम एमीन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? एमीन से। और दाता परमाणु क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। स्टूडेंट हम तीसरी बात करते हैं CO। ऐसे तो आप इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन दाता परमाणु की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये होता है कार्बोनिल। क्या होता है? कार्बोनिल। वैसे तो इसमें ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन दाता परमाणु की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि कार्बन के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसको दे दिए जाते हैं? ये दे दिए जाते हैं किसी भी धातु परमाणु को। वो एग्जाम्पल हम आपको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं NO, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन NO। स्टूडेंट्स ये नाइट्रोसिल के नाम से जाना जाता है। ऐसे इसका सामान्य नाम क्या होता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन इसको हम किस नाम से जानते हैं? नाइट्रोसिल के नाम से जानते हैं। इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु का काम करता है। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स C5H5N, इसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर मिलता है। स्टूडेंट्स हम इसको पिरिडीन कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? पिरिडीन के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्ट में हम PY से प्रदर्शित करेंगे, पिरिडीन PY। दाता परमाणु आपको डायरेक्ट लग रहा होगा किसमें नाइट्रोजन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं आपसे ट्राइफेनिल फोस्फीन। बच्चों C6H5 को फेनिल कह रहे हैं यहाँ पर। ये 3 बार है और ये फास्फोरस से जुड़ गई और फास्फोरस पर यहाँ लोन पेयर होता है। इसको शॉर्ट में बच्चों ये भी लिखते हैं PPH3, ट्राइफेनिल फोस्फीन। इसका नाम होगा स्टूडेंट ट्राइफेनिल फोस्फीन। स्टूडेंट्स यहाँ फास्फोरस पर लोन पेयर होता है, तो बच्चों यहाँ फास्फोरस किसकी तरह काम करेगा? दाता परमाणु की तरह काम करेगा। स्टूडेंट्स आपने ये जो 6 देखे हैं, ये 6 की 6 लिगेंड उदासीन लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? उदासीन लिगेंड होते हैं। ओके, आप देख लीजिए एक बार, ये नाम सभी को याद होने चाहिए। पहला नाम एक्वा H2 को बोलेंगे, अमोनिया को एमीन बोलेंगे, CO को कार्बोनिल बोलेंगे, NO को नाइट्रोसिल बोलेंगे, पिरिडीन को तो पिरिडीन ही बोलेंगे और ट्राइफेनिल फोस्फीन को ट्राइफेनिल फोस्फीन ही बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूंगा कि ये 6 की 6 लिगेंड आपको जरूर याद होंगे। एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा तब जरूर आपको याद होंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों अब हम आपसे बात कर लेते हैं सभी धनावेशित के। चलो आप बीच में धनावेशित की जगह पहले ऋणावेशित ले लेते हैं, या मैं आपको धनावेशित भी जोड़ देता हूं। हालांकि धनावेशित लिगेंड इतने परफेक्ट नहीं होते हैं, फिर भी आपको नाम बता देते हैं। NO+ कहीं पर आता है तो ये नाइट्रोसोनियम आयन होता है, नाइट्रोसोनियम। केवल आप इसमें दाता परमाणु की चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पर वैसे ही इनका सब कुछ लुट चुका है। NO+ आ चुका है, प्लस आने पर क्या इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे? केवल आप यह नाम याद रखिए, नाइट्रोसोनियम। NO+ को नाइट्रोसोनियम कहते हैं। इसके अलावा NH2 NH3+, NH2 को हम हाइड्रोजन कहते थे बच्चों, हाइड्रोजन कहते थे, इसलिए इसका नाम रखा गया है
हाइड्रोजीनियम आयन, हाइड्रोजीनियम आयन, ये हाइड्रोजीनियम होता है। तो इसमें जैसे नाइट्रोजन परमाणु है तो इसमें भी नाइट्रोजन परमाणु है, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहेगा, यहाँ भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहेगा, तो दाता परमाणु भी आप बता सकते हैं बच्चों, है ना। ओके, तो ये थे आपके धनावेशित और उदासीन। ये टोटल 6 जो है हम किस में काउंट कर रहे हैं, उदासीन लिगेंड में हम इनकी परिचर्चा कर रहे हैं। मैंने सभी उदासीन लिगेंड को एक साथ आपको बता दिया बच्चों, और इसके बाद में मैंने आपको 2 धनावेशित के बारे में बता दिया, ये धनावेशित है। और भी धनावेशित बन सकते हैं, जैसे नाइट्रोनियम आयन है, NO2+ आयन है, बहुत सारे और बना सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन है, लेकिन इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अमोनियम आयन है, ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। अब हम सभी ऋणावेशित लिगेंडों की चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों वही सूत्र, वही नाम और वही दाता परमाणु, एक एक सूत्र और नाम दाता परमाणु आपसे हम चर्चा में लेके आ रहे हैं एक एक करके। कहीं पर आपको X- नजर आता है, X को आप हेलो के रूप में बताते हैं, ये फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो स्टूडेंट इसका नाम हेलो भी हो सकता है, लेकिन आजकल एक नाम और परिचर्चा में है हेलिडो। ओ पूर्वलग्न अनुलग्न भी यहाँ लगाया जाता है, हेलिडो भी स्टूडेंट इसको कहते हैं। इस पर दाता परमाणु X होगा, FCl Br, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये चारों लिगेंड यहाँ पर आ सकते हैं बच्चों। चलिए हम अगली चर्चा कर लेते हैं आपसे H-। तो इसको बच्चों हम हाइड्राइड आयन कहेंगे, ये हाइड्राइडो है, इसके अनुलग्न O लग जाता है, ये हाइड्राइडो है, और इसमें दाता परमाणु कौन है बच्चों, H है। स्टूडेंट्स हम अगली बात कर लेते हैं, OH- की बात कर लेते हैं, तो इनको हम हाइड्रोक्सो कहेंगे। ये क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो OH पर क्या है स्टूडेंट्स, ये -1 है, आवेश -1 है, लेकिन यहाँ दाता परमाणु कौन है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन है। ओके बच्चों, चलिए अब हम अगली चर्चा कर लेते हैं आपसे NH2-। स्टूडेंट्स इसको एमिडो कहते हैं, क्या कहते हैं, एमिडो। ये एमिडो होता है, इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु की तरह काम करता है। स्टूडेंट NH लेकिन 2- ऊपर है, तो स्टूडेंट्स हम इसको इमिडो कहते हैं, इमिडो कहते हैं। यहाँ भी नाइट्रोजन दाता परमाणु की तरह काम करता है। स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं N3-। इसको स्टूडेंट्स हम नाइट्रिलो या एजिडो कहते हैं, नाइट्रिलो या एजिडो, एजिडो के नाम से स्टूडेंट्स हम जानते हैं, जिसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु होता है। स्टूडेंट्स इसके बाद में हमने लिया PO4-3। स्टूडेंट इसको फॉस्फेटो कहते हैं, फॉस्फेटो कहते हैं, जिसमें दाता परमाणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन दाता परमाणु है। स्टूडेंट इसके बाद में P3-। स्टूडेंट इसको हम फॉस्फिडो कहेंगे, फॉस्फिडो, फॉस्फिडो। और स्टूडेंट्स यहाँ फास्फोरस दाता परमाणु है। ओके, चलिए बच्चों अब हम सबसे पहले इनको नोट कर लेते हैं, उसके बाद में हम परिचर्चा करेंगे आपसे। इन सबको आप 1 बाय 1 करके ऐसे ही नोट कर लीजिए। ये सभी एक दंतुक लिगेंड है स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी। आप सभी स्टूडेंट्स इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप परफेक्टली आप नोट कर सके बाद में। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों, इससे हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा सकें, अन्य एग्जाम्पल्स आपको समझा सके।
देखिए बच्चों, अगले हम सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला हमारे पास है, हम CO3 2 माइनस लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बोनेटो, जिसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बोनेटो के बाद में HCO3 माइनस अगर कहीं पर आ जाता है तो स्टूडेंट इसको बाई कार्बोनेटो बोलेंगे, बाई कार्बोनेटो। इसमें भी ऑक्सीजन यहाँ दाता परमाणु की तरह काम करेगा। स्टूडेंट्स NO3 माइनस अगर कहीं पर आता है तो इसको हम नाइट्रेटो बोलेंगे, नाइट्रेटो। इसमें दाता परमाणु का जो काम करेगा वो नाइट्रोजन भी करता है और ऑक्सीजन भी करता है, दो दाता परमाणु होते हैं नाइट्रेटो में। लेकिन स्टूडेंट्स NO2 माइनस अगर आप लेते हो तो ये नाइट्रो ओ के नाम से, नाइट्रो एन के नाम से जाना जाता है। इसमें दाता परमाणु यहाँ नाइट्रोजन होता है। स्टूडेंट्स ONO माइनस अगर लिखा हुआ हो तो ये नाइट्राइटो होता है, नाइट्राइटो, और नाइट्राइटो O भी बोल सकते हैं या नाइट्रो O भी बोल सकते हैं इसको। इसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन होता है स्टूडेंट्स, दाता परमाणु ऑक्सीजन का काम करेगा। स्टूडेंट CN माइनस, जिसको हम साइनो कहेंगे, इसमें दाता परमाणु कार्बन होता है बच्चों। इसके बाद में NC माइनस, इसमें इसका नाम बच्चों आइसोसाइनो होता है, आइसोसाइनो, जिसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है बच्चों। इसके बाद में SCN माइनस, इसका नाम थायोसाइनेटो होता है स्टूडेंट, थायोसाइनेटो, जिसमें दाता परमाणु सल्फर होता है, जिसमें दाता परमाणु क्या होता है बच्चों, सल्फर होता है। इसके बाद में अगला सूत्र NCS माइनस होता है स्टूडेंट, NCS माइनस, जिसका नाम आइसोथायोसाइनेटो होता है, आइसोथायोसाइनेटो होता है। और स्टूडेंट्स इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन काम करता है, क्या करता है, नाइट्रोजन काम करता है। स्टूडेंट्स H2O3 2 माइनस, जिसको हम थायोसल्फेटो कहते हैं, थायोसल्फेटो। स्टूडेंट इसमें सल्फर और ऑक्सीजन दोनों दाता परमाणु के काम करते हैं, तो ये आगे जाकर उभयदंती लिगेंड के नाम से ये जाने जाएंगे, उभयदंती लिगेंड के नाम से ये जाने जाएंगे, थायोसल्फेटो। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए वैसे मैंने आपको काफ़ी संख्या में इनको लिखा दिया है। और देखिए बच्चों, फिर भी O2 माइनस है, ये ऑक्सो के नाम से जाना जाएगा, ऑक्सो के नाम से जाना जाएगा। इसमें ऑक्सीजन दाता परमाणु का काम करेगा। और O2 2 माइनस जो होगा स्टूडेंट, ये पर ऑक्सो के नाम से जाना जाएगा, पर ऑक्सो के नाम से जाना जाएगा। और इसमें भी ऑक्सीजन दाता परमाणु की तरह काम करेगा। और देखिए बच्चों, सल्फेट नाइट्रेट बाइकार्बोनेट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आप सबको जो लिखा है एक दंतुक लिगेंड के नाम लिखा है। एक दंतुक लिगेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ले लेते हैं, CH3COO माइनस एसीटेटो, एसीटेटो। इसमें ऑक्सीजन दाता परमाणु की तरह कार्य करता है। स्टूडेंट ये सभी ऋणावेशित लिगेंड है जिनके नाम आपने कहीं जाने हैं, जनरल वे में जाने हैं, लेकिन संकुल यौगिकों में इनके पीछे या तो ओ लग जाता है अनुलग्न, या टो लग जाता है, एटो लग जाता है। तो इस आधार पर ये कोई साइनेटो बन जाता है, कोई साइनो बन जाता है। तो इस तरीके से इनके नेम्स होते हैं जो हमको बिल्कुल लर्न होने चाहिए, तभी जाकर हम आगे जाकर IUPAC, समावेता, इनको हम भली भांति समझ पाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, एक बार हम वापस से नाम रिपीट कर देते हैं। ये क्या है स्टूडेंट, कार्बोनेटो। आप सब जानते थे कार्बोनेट होता था, तो आपको कार्बोनेटो कर देना है। HCO3 माइनस, सब स्टूडेंट जानते हैं कि बाइकार्बोनेट होता है, तो आप इसको क्या लिख देंगे, बाइकार्बोनेटो।
स्टूडेंट ये नाइट्रेट होता है तो आपने इसको क्या लिख दिया, नाइट्रेटो। स्टूडेंट्स ये दोनों, एक तो नाइट्रो होता है और एक नाइट्राइट होता है, इनको अलग डिफ्रेंशिएट करना है तो ये एक N लगा दिया, एक O लगा दिया। N लगाओगे तो दाता परमाणु N हो जाएगा, O लगाते ही दाता परमाणु O हो जाएगा। साइनो और आइसोसाइनो आप जानते हैं पहले से ही। HCN माइनस में सल्फर आते ही एक वर्ड जुड़ गया, थायो, थायोसाइनेटो। थायो में थायो काम करेगा, सल्फर काम करेगा दाता परमाणु की तरह। NCS माइनस को अगर देखते हैं हम तो आइसो वर्ड लग गया, आइसो N के साथ लिए यूज होता है तो N दाता परमाणु। थायोसल्फेटो H2O3 2 माइनस है, इसमें भी एक सल्फर, एक बार सल्फर दाता परमाणु का काम करेगा, एक बार ऑक्सीजन दाता परमाणु की तरह काम करेगा। O2 माइनस ऑक्सो के नाम से जाना जाता है और O2 2 माइनस परऑक्सो के नाम से जाना जाता है। एसीटेट आयन आप सभी जानते हैं तो इसको एसीटेटो बोल दिया। एक आप ये भी जानते हैं SO4 2 माइनस सल्फेटो, सल्फेट के बारे में जानते हैं तो सल्फेटो ऑक्सीजन दाता परमाणु है। एक आपने नाम सुना है H2 माइनस सल्फाइडो, सल्फाइडो, तो ये भी इसमें सल्फर दाता परमाणु है। आगे बात समझ में आपको? तो स्टूडेंट्स आज के हमने इस सेशन में हमने एक दंतुक लिगेंड के बारे में आपसे चर्चा की है। ओके बच्चों, इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कनेक्ट करिए बच्चों, जिससे वो इस टॉपिक से लाभान्वित हो सके। आपके साथ BSc सेकेंड ईयर के बच्चे भी इसको पढ़ रहे हैं, आप 12th के बच्चे भी इसको पढ़ रहे हैं, MSc में भी ये टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स आप अगर पढ़ना चाहते हैं नीट में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, उन सब की चर्चाएँ मैं आपसे करूँगा अगले वीडियो में। हम मिलेंगे, अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बच्चों, वेलकम।